Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 3 है उसकी चर्चा नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो पेपर है उसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 8 की चर्चा आज करेंगे, जिसमें हमें मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 या भारतीय शासन अधिनियम 1919 जो है उसके मुख्य प्रावधान और द्वैध शासन प्रणाली की जो व्यवस्था उसके अंतर्गत की गई थी उसको आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जो हमारे पेपर 3 के अंतर्गत यूनिट 8 में के टॉपिक में दिया हुआ है। तो हम लोगों ने इसके पहले जो है गांधीवादी युग को ख़त्म किया है, राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी और गांधीवादी युग को ख़त्म किया और हमने देखा कि किस तरह से भारत में जो स्वतंत्रता की जो मांग है वह दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा तरह तरह के नियम कानून बनाकर इस स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने का प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहा था और इसी के तहत बहुत सारे कानून बनाए गए थे। कुछ तो भारतीयों के पक्ष में थे, लेकिन ज़्यादातर जो कानून थे वह उनकी जो स्वतंत्रताएं हैं उसको समाप्त करने के लिए थे। एक तरह से कहें तो एक दमनकारी योजनाएं या अधिनियम बनाए जा रहे थे जिससे कि यहाँ के लोगों को कंट्रोल किया जा सके और जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे उसको भी दबाया जा सके। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उस युद्ध काल में भारतीयों के द्वारा इंग्लैंड को भारी सहायता दी गई थी और युद्ध क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने अद्भुत जो है साहस और वीरता का परिचय देकर महान गौरव अर्जित कर लिया था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने कहा था कि यह लड़ाई जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र के उद्देश्य के लिए लड़ी जा रही है और आत्मनिर्णय के सिद्धांत को पूर्वी देशों पर लागू किया जाएगा। ये बातें जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज जो थे उनके द्वारा कही गई थी और भारतीयों के द्वारा इस घोषणा को सत्य समझा गया था और उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो चुका था कि युद्ध का अंत होने के बाद से भारत में वैधानिक सुधार के एक नवीन युग का प्रारंभ होगा। और इस मनोस्थिति और वातावरण में भविष्य में वैधानिक सुधार की अनेक योजनाओं पर विचार किया जाने लगा और सर्वप्रथम 1916 में कांग्रेस लीग सुधार योजना तैयार की गई और इसके बाद अन्य कई योजनाओं को प्रस्तावित किया गया। और इसी समय में जो है जो होम रूल आंदोलन था तथा मेसोपोटामिया की जो घटना का तत्काल जो है परिणाम हुआ और भारत के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन आए और नए भारत के सचिव मॉन्टेग्यू जो उदार दृष्टिकोण वाले थे तथा भारत के संबंध में प्रगतिशील विचार रखते थे, 20 अगस्त 1917 को उन्होंने लोकसभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया और उसमें जो है कुछ घोषणाएं की जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। और साधारणतः इस घोषणा में पुरानी बातों को नए रूप में कहा गया था, परंतु घोषणा द्वारा भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी अथवा संसदीय शासन स्थापित करने का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। और संक्षेप में अगर हम कहें तो यह घोषणा भारत में नई संवैधानिक कड़ियों की शुरुआत थी। भारत में इस घोषणा का जो है वो मिश्रित स्वागत हुआ और नरम दल वालों ने इसका स्वागत किया और भारतीय मैग्ना कार्टा के रूप में इसका स्वागत किया गया जो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र था और सद्भावना के रूप में नज़रबंदी की मुक्ति की मांग की गई। और दूसरी ओर उग्रवादियों ने घोषणा को अंग्रेजों का भाग्य जाल ठहराया और आंदोलन को चालू रखने का निश्चय लिया। ब्रिटिश सरकार ने योजना को क्रियान्वित किया और भारत के सचिव मॉन्टेग्यू भारत आए और उन्होंने भारत के वायसराय लॉर्ड चेस्टफोर्ड के साथ मिलकर कुछ सुधार योजनाएं बनाई जिसे मॉन्टेग्यू
चेस्टफोर्ड सुधार योजना कहते हैं। और इसके आधार पर 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो पास किया गया था। तो मॉन्टेग्यू घोषणा में जो महत्वपूर्ण जो बातें कही गई थी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था, और उसके बाद जो उसमें वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये बातें कही गई थी, तो उसका असर लोगों को लगा कि यहाँ भी जो है सुधार के लिए कुछ कानून बनाए जाएंगे और उत्तरदायी सरकार शायद का निर्माण होगा और हमें भी स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और इसी आशा और उम्मीद के साथ जो है भारतीयों ने सहायता की थी। और इसके बाद जो मॉन्टेग्यू थे, उन्होंने जो यहाँ के वायसराय उस समय के थे, तो उनसे के साथ मिलकर जो घोषणा तैयार की थी, उसमें जो और यह घोषणा 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, जिसको हम लोग के नाम से जानते हैं। और महायुद्ध के समय से ही निरंतर जो बदलती हुई परिस्थितियों ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया कि उनके द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की घोषणा की जाए। और नए भारत के जो मंत्री थे, मिस्टर मॉन्टेग्यू प्रगतिशील दृष्टिकोण के थे, उदारवादी दृष्टिकोण के थे, और उन्होंने उपयुक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो कुछ बातें कही गई, 4 महत्वपूर्ण स्पेशली बातें कही गई थी इसमें। पहला था कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। दूसरा, उत्तरदायी शासन का स्थापना जो है वो क्रमिक विकास के द्वारा ही संभव हो सकती है। और तीसरी जो बात उन्होंने कही कि उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार नहीं कर सकती है, जिन पर कि भारतीय जनता की समृद्धि का भार का उत्तरदायित्व है। और जो चौथी बात कही गई थी वह थी कि ब्रिटिश सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने का कार्य भारतीय जनता द्वारा इस संबंध में दिए गए सहयोग और उत्तरदायित्व के परिचय के आधार पर कर सकती है। तो इस तरह से ये 4 बातें महत्वपूर्ण कही गई। पहली जो उत्तरदायी शासन भारत में लाने की बात की गई, दूसरा जो क्रमिक विकास के माध्यम से किया गया, वहीं तीसरी ओर जो है वो यह भी माना गया कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही जो है वो भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित की जा सकती है, क्योंकि यहाँ उसका उत्तरदायित्व जो ब्रिटिश सरकार के ऊपर है। तो ये जो 4 बातें कही गई थी उस घोषणा पत्र में। तो घोषणा पत्र में एक और उत्साहवर्धक बातें कही गई कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, और इसी के साथ एक निराशाजनक जो बात जोड़ी गई थी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक रूप में की जाएगी और प्रत्येक नवीन चरण की प्रकृति तथा समय का निर्णय जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। तो ये जो थी ठीक उसके उल्टा और विपरीत बातें कही गई थी। एक तरफ से तो कुछ अधिकार देने का वादा किया गया, लेकिन दूसरी ओर उसको लागू करने का, उसको कंट्रोल करने का, उसके लिए डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही रखा गया था। और इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि भविष्य का विकास जो है भारतीयों के सहयोग से उनके द्वारा प्रदर्शित उत्तरदायित्व की भावना पर निर्भर करता है, और भारतीयों को असहयोग के विरुद्ध एक अस्पष्ट धमकी भी दे दी गई थी कि अगर उनका सहयोग नहीं करेंगे तो फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ जो है वो तीखा रुख जो है वो अपनाएगी। तो एक तरह से धमकी भी दी गई थी। और किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 1917 की घोषणा से भारतीय शासन के विकास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, और इस घोषणा में पहली बार ब्रिटिश नीति का लक्ष्य जो है वो घोषित किया गया कि उनका लक्ष्य क्या है। और इसी के साथ इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 का अधिनियम बनाया गया, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो 4 घोषणाएं थी इसी को एक तरह से क्रियान्वित करने के लिए आगे जो है भारतीय शासन अधिनियम, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, इसको
इस दिशा में ये जो 4 घोषणाएं थी उसको क्रियान्वित करने की दिशा में एक तरह से कहें तो पहला कदम था, एक चरण था, एक स्टेप था। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और भारत में प्रतिनिध्यात्मक संस्थानों के विकास का एक नवीन युग प्रारंभ हुआ। और एन श्रीनिवासन ने कहा कि यह नौकरशाही शासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन और प्रतिनिध्यात्मक शासन का वास्तविक प्रारंभ था। और कूपलैंड एक विद्वान है, उन्होंने भी कहा कि इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में लिखा गया था। इसने विधायी और कार्यपालिका सत्ता के बीच सीमा रेखा को समाप्त कर दिया और पूर्वकालीन सुधारों द्वारा भारतीयों को व्यवस्थापिका पर नियंत्रण की जो शक्ति दी गई थी और शासन पे नहीं, व्यवस्था पर नियंत्रण की शक्तियाँ दी गई लेकिन शासन पे नहीं। अब भारतीयों को शासन के महत्वपूर्ण विभागों का कार्य संभालना था और वे इन व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचित बहुमत के प्रति ही उत्तरदायी होगी। तो ये बातें जो है कूपलैंड के द्वारा कही गई थी। ये जो अधिनियम बना था इसमें 4 जो घोषणाएं हुई थी उसमें, और उन्हीं को क्रियान्वित करने के लिए जो है ये अधिनियम बनाया गया। तो अधिनियम की जो प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना में कहा गया कि सुधारों के उद्देश्य का उल्लेख व्यापक रूप से अधिनियम की प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया था और यह अगस्त 1917 की जो घोषणा के समान ही था। और इस संबंध में सरतेज बहादुर सप्रू द्वारा अधिनियम के प्रस्तावना का विश्लेषण किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया पहला कि ब्रिटिश साम्राज्य का एक अखंड भाग रहेगा। ब्रिटिश भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का एक अखंड भाग रहेगा। दूसरी जो बात उन्होंने कही कि ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। और तीसरा, उत्तरदायी शासन धीरे धीरे दिया जाएगा। और चौथा, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि दो बातें की जाए। प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों का अधिकाधिक संबंध और स्वशासी संस्थानों का क्रमिक परिवर्तन जो है वो किया जाना था। और अधिनियम की प्रस्तावना से नितांत स्पष्ट है कि इससे साम्राज्य के बाहर स्वतंत्र भारत की कल्पना नहीं की गई थी। और प्रस्तावना में यह बात स्पष्ट थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत को सदैव अपने प्रभुत्व में बनाए रखना चाहती है और यह बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारत के अन्य राजनीतिक दलों की आशाओं के अनुकूल नहीं थी। और इसके अतिरिक्त भारतीयों की राजनीतिक प्रगति के निर्णय का भार भी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपना निश्चित रूप से एक अपमानजनक था। और इस प्रकार 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना बहुत ही दोषपूर्ण थी और यह भारतीयों में उत्साह उत्पन्न करने में असमर्थ थी, क्योंकि एक ओर जहां उन्हें उत्तरदायी शासन की बात की गई थी, वहीं दूसरी ओर जो है सारे अधिकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट या सारे निर्णय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत रखी गई थी। क्रमिक विकास की बात की गई थी। ब्रिटिश जो भारत था उनका शासन जो है वो के अंदर कंट्रोल रखते हुए उत्तरदायी शासन देने की बात की गई थी। व्यवस्थापिकाओं में यहाँ के लोगों को कुछ सीटें दी गई थी, लेकिन जो है उनका डिसीजन लेने का पावर जो था वो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही थी। तो इस तरह से एक तरह से कहें तो कहने के लिए तो कुछ शासन अधिकार या दिए गए थे यहाँ के लोगों को, लेकिन वास्तव में जो था वो सारी जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ही रखी गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय शासन अधिनियम था 1919 का, उसके प्रमुख लक्षण क्या थे, उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। तो पहली जो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी प्रांतों में। और 1919 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण था कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी और उसके अनुसार प्रांतीय शासन 2 भागों में विभाजित कर दिए गए थे। पहला था रक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा था हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और रक्षित विषय पहले से ही जो है वो गवर्नर के प्रति जो उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य जो होते थे उनके अधीन थी और इन पर व्यवस्थापिका का कोई भी नियंत्रण नहीं हुआ करता था।
लेकिन हस्तांतरित विषय जो थे वो लोकप्रिय मंत्रियों को सौंपे गए थे, और जो व्यवस्थापिका के निर्वाचन जिनका निर्वाचन व्यवस्थापिका के निर्वाचन बहुमत से ये चुने जाते थे, और इनके प्रति ही ये उत्तरदायी होते थे। तो प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट देने की इस व्यवस्था को ही द्वैत शासन की व्यवस्था का नाम दिया गया है, जो दो तरह के उसके सब्जेक्ट के आधार पे उनके शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। पहली जो थी प्रांतों में। दूसरा जो था कि इसका महत्वपूर्ण जो लक्षण था कि प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। मतलब भारतीय अधिनियम के द्वारा यद्यपि रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा गया था, लेकिन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीय सदस्यों की संख्या जो है पहले से बढ़ा दी गई, और मद्रास, बम्बई तथा बंगाल की सरकारों के रक्षित भागों के 4 सदस्यों में से 2 सदस्य भारतीय सदस्य को लेने की व्यवस्था इसमें कर दी गई थी। और शेष 6 प्रांतों में जहां कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 ही सदस्य होने थे, 1 भारतीयों को रखा गया था उसमें। और इन सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत मंत्री के सिफारिश पर ब्रिटिश जो है सम्राट के द्वारा की जाती थी। तो उनकी नियुक्ति का जो अधिकार जो है ब्रिटिश सम्राट के द्वारा भारत मंत्री के रिकमेंडेशन पे की जाती थी। तो ये थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण था कि प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया था, और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया, और उनकी संख्या में वृद्धि करते हुए बड़े प्रांतों को परिषदों में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत की गई थी। और इन सदस्यों में कम से कम 80% सदस्य निर्वाचित होने जरूरी थे। सरकारी सदस्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं हो सकती थी, और शेष 10% जो सदस्य थे वो गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिसे गवर्नर जो है वो मनोनीत करते थे। और इस प्रकार विधानसभाओं का स्वरूप जो था अधिक लोकतांत्रिक बन गया था, और उसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया था तथा उनके अधिकारों में भी वृद्धि की गई थी। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण जो की चेंजिंग की गई थी वो प्रांतीय विधान परिषदों के पुनर्गठन करके किया गया। चौथा जो महत्वपूर्ण लक्षण था भारतीय शासन अधिनियम 1919 का, उसमें केंद्र में अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो अधिनियम द्वारा प्रांतों में तो अधिक आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित की गई थी, लेकिन केंद्रीय शासन को पहले की तरह ही केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त रखा गया, अर्थात उत्तरदायी रखा गया। यद्यपि व्यवस्थापिका सभा शासन को प्रभावित कर सकते थे, और उस उद्देश्य से व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया और उनके अधिकारों में जो वृद्धि की गई, लेकिन इनके साथ ही गवर्नर जनरल को कुछ ऐसे भी विशेषाधिकार प्रदान किए गए जिनका प्रयोग वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना कर सकता था। तो ये उसको इस तरह से जो पहले से अनुत्तरदायी था केंद्र में, उसको अनुत्तरदायी ही रखा गया था। उसके बाद जो अगला लक्षण है इस अधिनियम का कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहले की तरह जो है निरंकुश, स्वेच्छाचारी और शक्तिशाली बना रहने दिया गया था, लेकिन केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार अवश्य किए गए थे। और नवीन नियमों के तहत जो है पहला जो सुधार किया गया कि कार्यकारिणी पर से पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध जो है वो हटा दिया गया। दूसरा, भारतीय उच्च न्यायालयों में उन वकीलों को जिनमें उनमें कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके थे, परिषद का लॉ चैम्बर बनाया गया, होने के योग्य ठहराया गया। और तेज बहादुर सप्रू पहले भारतीय लॉ सदस्य थे।
तीसरी जो महत्वपूर्ण चेंजिंग की गई थी कि वह कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी, लेकिन व्यवहार में जिन व्यक्तियों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता था वे जनता के प्रतिनिधि ना होकर जो सरकार थे उनकी जी हजूरी करते थे और कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को कम महत्वपूर्ण विभाग जो है वो दिए जाते थे और इसलिए सुधार का कोई विशेष प्रभाव जो है नहीं पड़ सका था। छठी जो बात कही गई थी इस अधिनियम के लक्षण के संबंध में, तो इसमें द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्माण किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी और इन दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद जो है वो रखे गए थे। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे, जिनमें से 103 का चुनाव होता था और शेष जो थे वो मनोनीत होते थे और मनोनीत सदस्यों में 25 सरकारी तथा 15 गैर सरकारी होते थे और 103 निर्वाचित सदस्यों में से 51 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से और 32 जो थे वो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से, जिसमें 30 मुसलमानों के तथा 2 सिखों के द्वारा तथा 20 विशेष चुनाव क्षेत्रों से, जिसमें 7 जमींदारों और 9 यूरोपियन और 4 जो थे व्यापार मंडलों के द्वारा चुने जाते थे और राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, जिसमें से 33 का चुनाव होता था और 27 गवर्नर जनरल के द्वारा जो है वो मनोनीत होते थे। मतलब एक तरह से इसमें भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास काफ़ी पावर रखी हुई थी और मनोनीत सदस्यों की संख्या उसकी इच्छा पर थी कि किनको वह चुन सकती है और अपने जो भी उनके अधिकारी होते थे उनको उसमें जगह मिलता था और भारतीयों को कम स्थान मिलता था। इसके बाद था अगला जो लक्षण था कि भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। तो मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में प्रांतीय तथा केंद्रीय शासनों के परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए भारतीय शासन का एक गृह सरकार होम मिनिस्टर के नियंत्रण में शिथिलता का जो सुझाव दिया गया था उसे अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार किया गया और गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी भी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया, परंतु यह आशा व्यक्त की गई कि समय के साथ साथ यह नियंत्रण कम कर दिया जाएगा और इस संबंध में यह परंपरा विकसित करने का प्रयत्न किया गया कि यदि विषय के संबंध में गवर्नर जनरल तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत हो तो गृह सरकार उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और यह आशा व्यक्त की गई कि प्रांतीय शासन में हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्थाएं की गई थी। इसके बाद अगली जो व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम में वो था भारत परिषद में परिवर्तन। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय मांग को तो स्वीकार नहीं की गई, लेकिन भारत परिषद के गठन में परिवर्तन किया गया और इसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई और इन सदस्यों में कम से कम आधे से अधिक सदस्यों के होने जरूरी थे जो नियुक्ति की तिथि के समय से पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष तक रह चुके हों और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष से अधिक पूर्व न छोड़ा हो और इस परिषद का कार्यकाल जो था वह 7 वर्षों के लिए रखा गया था। 7 वर्षों से का पहले था जिसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय को 1000 पाउंड से बढ़ाकर 1200 पाउंड कर दिया गया था और भारतीय सदस्यों के लिए 600 पाउंड के अतिरिक्त भत्ते की भी व्यवस्था की गई थी। तो भारतीय परिषद के कार्य संचालन के नियमों में भी इस तरह से परिवर्तन किया गया था। अगली जो विशेषता या लक्षण है भारतीय शासन अधिनियम 1919 का वो था कि केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण की उस नीति को समाप्त कर दिया गया था जो लॉर्ड कार्जन के समय चरमोत्कर्ष पर था और प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात उन्हें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में कर दिया गया और प्रांतों को प्रथम
बार ऋण लेने तथा कर लगाने का भी अधिकार दिया गया और प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करके विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को पूरा किया गया था। अगली जो विशेषता थी वो था शक्ति का विभाजन। अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का भी विभाजन किया गया। वे विषय जो लगभग संपूर्ण भारत या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे, केंद्र के अधीन रखे गए थे, और जो विषय प्रांतीय हितों के से विशेष रखते थे उन्हें प्रांतों के अंतर्गत रखा गया था। और केंद्र के अधिकार में वैदेशिक विषय सेना, रेल, डाक, तार, आयकर, मुद्रा, टंकन, व्यापार, जहाज रानी, चुंगी तथा महसूल और दीवानी और फौजदारी कानून रखे गए थे। और प्रांतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जनस्वास्थ्य तथा चिकित्सा, सिंचाई, अकाल पीड़ित सहायता, राजस्व कर, कृषि, जंगल, रेल और पुलिस तथा न्याय व्यवस्था का भी कुछ भाग रखा गया था। और इस प्रकार प्रांतीय विषयों पर प्रशासन एवं व्यवस्थापन प्रांतों को जो है वो सौंपा गया था। तो ये कुछ परिवर्तन किया गया था, शक्तियों का विभाजन इस ढंग से किया गया था। अगली जो विशेषता थी कि निर्वाचन तथा मताधिकार से संबंध में कुछ चेंजिंग की गई थी। तो इस अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात किया गया था और मताधिकार को बढ़ाया गया था। और नवीन निर्वाचन नियमों के अनुसार भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया था, जो पहले प्रारंभ में 2 से 3% थी। और यदि मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचनों की निंदा की गई थी, यद्यपि कि माउंटफोर्ड रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचनों की निंदा की गई थी, लेकिन अधिनियम में न केवल मुसलमानों के लिए इस पद्धति को बनाए रखा गया, वरन इस पद्धति को पंजाब में सिखों के लिए, 3 प्रांतों को छोड़कर शेष राज्यों में यूरोपियनों के लिए, 2 प्रांतों में एंग्लो इंडियंस के लिए और 1 प्रांत में भारतीय ईसाई के लिए भी लागू किया गया था। मतलब इन लोगों को भी जो है सांप्रदायिकता के आधार पे कुछ सीटें इनकी रिजर्व कर दी गई थी। इसके बाद जो अगली विशेषता थी कि वो नरेश मंडल की स्थापना। तो माउंटफोर्ड रिपोर्ट में देसी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक नरेश मंडल का निर्माण किया गया था, उस निर्माण का सुझाव दिया गया था। और 8 फरवरी सन 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई। और इस मंडल के कुल सदस्य संख्या जो थी 121 थी, जिसमें 109 तो अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 सदस्य जो थे वो कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। और इस मंडल का प्रधान वायसराय होता था और मंडल वास्तव में एक परामर्शदात्री सभा के रूप में काम करती थी। तो इस तरह से नरेश मंडल की स्थापना भी 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है वो किया गया था। इसके बाद जो इसका अंतिम जो लक्ष्य बताया गया था वो था संक्रमणकालीन उपाय। इमरजेंसी समय में जो कुछ उपाय दिए गए थे, तो 1919 का अधिनियम स्पष्टतः एक प्रयोग और संक्रमणकालीन उपाय था और यह केवल एक अल्पकालीन उपाय था। और इसके द्वारा, जैसा कि लॉर्ड मैस्टन ने कहा था कि स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ मिलकर चलने के लिए बाध्य थे जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना न सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य ना हो जाए। और ब्रिटिश संसद में भाषण देते हुए मिनिस्टर जो थे मॉन्टेग्यू ने कहा था, यह तो अंतरकालीन उपाय है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा भारत और शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन के बीच यह एक प्रकार का पुल था। और इस तरह से अधिनियम की संक्रमणकालीनता इस बात से स्पष्ट होती है कि अधिनियम के द्वारा 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति का विधान भी किया गया था, जो मॉन्टफोर्ड सुधार की योजना के अधीन रखी गई थी और उन्नति का अध्ययन कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उचित कदमों का निर्देश दे सकती थी। और इस तरह से एक रॉयल कमीशन की को भी स्थापित करने की अनुशंसा इस जो मॉन्टेग घोषणा पत्र थी या जो अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत जो है इसको एक व्यवस्था की गई थी,
जो कि वह जांच करता कि किस तरह से सुधार भारत में हो रहे हैं और उसके आधार पे इसे उत्तरदायी शासन बनाने में उसकी मदद करता और आगे उसको लागू करना है, इसकी भी जांच पड़ताल करने की शक्ति जो है इसको दी गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1919 का अधिनियम और भारत सरकार की क्या उसमें स्थिति थी। तो 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के ढांचे में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो किए गए थे, लेकिन ये परिवर्तन ऐसे नहीं थे जिनसे कि केंद्रीय सरकार के मूलभूत स्वरूप में कोई परिवर्तन आता। केंद्र में पहले के समान ही अनुत्तरदायी शासन बना रहा तथा गवर्नर जनरल को पहले के समान ही स्वेच्छाचारी शासन की स्थिति जो है वो प्राप्त रहा इस अधिनियम के तहत। और कार्यकारिणी परिषद के गठन में कुछ परिवर्तन करते हुए इस परिषद में भारतीयों को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व जो है वो प्रदान किया गया था और इस प्रकार केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार कर उसे अधिक प्रतिनिधियात्मक बनाने की चेष्टा की गई थी तथा उसे शासन पर दबाव डालने से अधिक अवसर प्रदान किए गए थे कि वह डाल सकता है। और केंद्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी, जिससे कि 2 सदन राज्य परिषद और विधानसभा थे। और इसके तहत जो है फिर इस अधिनियम के तहत अधिक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो किए गए थे प्रशासन के क्षेत्र में, तो वो प्रांतीय शासन के क्षेत्र में किए गए थे, जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि जो प्रांतीय शासन व्यवस्था थी उसमें क्या व्यवस्था की गई। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि द्वैध शासन व्यवस्था जो थी वो क्या थी। तो जो प्रांतीय शासन व्यवस्था थी तो इसके बारे में कहा गया है कि ज्वाइंट रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रांत वह क्षेत्र है जहां उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रयोग किया जा सकता था, जो प्रांत थे वो उसमें। और इस सिफारिश के आधार पर 1919 के अधिनियम के द्वारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो और क्रांतिकारी परिवर्तन जो किया गया वो प्रांतों में किया गया था और प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की स्थापना के रूप में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। और गुरुमुख निहाल सिंह ने कहा है इस संदर्भ में कि इस प्रकार मॉन्टफोर्ट सुधारों के केंद्रीय प्रस्ताव ने प्रांतीय स्वायत्तता के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें जो है वो प्रारंभ की। एक तो उच्च सत्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता और जनता के प्रति शक्ति का हस्तांतरण, ये 2 चीज़ें जो है वो इसमें शुरुआत की गई। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रशासन के विषयों को आय और मदों को 2 केंद्रीय और प्रांतीय वर्गों में बांटा गया था। अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्रीय विषय जो थे उसमें रक्षा, इसमें तीनों सेनाओं के अंग जो है वो सम्मिलित थे। विदेश संबंधी, देशी राज्यों से संबंधित, रेलवे संबंधित, सैन्य महत्व के संचार साधन, साथ में डाक, तार, मुद्रा और टंकन, सार्वजनिक ऋण से संबंधित, सार्वजनिक राजस्व की मदें, दीवानी और फौजदारी कानून और पद्धति, चर्च आदि से संबंधित, धार्मिक व्यवस्था, अखिल भारतीय नौकरियां, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र की केंद्रीय संस्थाएं, और ये सब विषय जो स्पष्ट रूप से प्रांतीय विषय में घोषित नहीं किए गए थे उनको सबको जो है केंद्रीय विषय के अंतर्गत रखा गया था। और महत्वपूर्ण प्रांतीय विषय थे जो प्रांतों में दी गई थी: स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, उद्योग धंधे का विकास, अवकाशी पशु चिकित्सा, अकाल सहायता, मालगुजारी, प्रशासन, सिंचाई, वन, न्याय, पुलिस, जेल, श्रम और ऐसे विषय जिन्हें अभिकर्ता के रूप में करना हो रखा गया था। और जो अवशिष्ट शक्तियां जो थी सब परिषद गवर्नर जनरल के हाथों में दी गई थी। तो इस तरह से 2 भागों में इसको बांट दिया गया था, केंद्रीय विषय और एक प्रांतीय विषय। और प्रांतीय विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय थे वो केंद्रीय विषय में रखे गए, बाकी जो प्रांतों से संबंधित थे प्रांतीय विषय में, और जो अवशिष्ट थी जो जिनका वर्णन इन दोनों में नहीं किया गया तो उनको जो है डायरेक्टली गवर्नर जनरल के हाथों में उसको दी गई थी। जिस तरह अभी भी हम लोग वर्तमान में देखते हैं कि हमारे यहाँ
शक्तियों का विभाजन किया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के रूप में। तो ठीक उसी तरह की कुछ व्यवस्थाएं जो थी इसमें की गई थी। प्रांतीय विषयों के प्रशासन के संबंध में द्वैध शासन व्यवस्था को अपनाया गया था, डायरेक्टी जिसको कहते हैं द्वैध शासन व्यवस्था। और मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय जनता के अशिक्षित होने और निर्वाचकों के अनुभवहीनता होने के कारण निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा सभी विषयों के संबंध में अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकती थी। और यद्यपि द्वैध शासन के रूप में प्रांतीय जनता को कुछ विषयों के संबंध में उत्तरदायित्व प्रदान किया गया था, और इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय विषयों का भी विभाजन 2 श्रेणियों के अंतर्गत कर दिया गया था। प्रांतों को जो विषय दिए गए थे उनको भी 2 भाग में फिर से विभाजित कर दिया गया था, और वह था रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो आपका एक तरह से कहे तो एक रक्षित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, और एक जो रक्षित विषय था, ये 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया था। और न्याय, पुलिस, जेल, भूमि और राजस्व कर, कृषि संबंधी ऋण, अकाल पीड़ित सहायता, व्यावसायिक कारखाने, श्रमिक विवाद, जल, सिंचाई, नहर तथा जल विद्युत शक्ति रक्षित विषय के थे, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, शिक्षा, विश्वविद्यालय तथा कुछ अन्य शिक्षण संस्थानों को छोड़कर कृषि, सहकारी समितियां, अवकारी, औद्योगिक विकास और चिकित्सा आदि हस्तांतरित विषय थे। और रक्षित विषयों का प्रशासन पहले की तरह ही सम्राट के द्वारा नियुक्त जो शासकीय सलाहकार सदस्य के अधीन रखे गए थे, और हस्तांतरित विषय जो थे वो लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन रखे गए थे। तो ये व्यवस्था जो है प्रांत के अंतर्गत की गई थी कि प्रांतों को किस तरह से जो है प्रांतों में किस तरह से जो है 2 तरह की जो व्यवस्थाएं थी उसको दी गई थी। उसमें पहले तो केंद्र में सारे विषयों को 2 भाग में बांट दिया गया, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन में। जो सबसे महत्वपूर्ण था उसे केंद्रीय विषय में रखा गया, और कुछ विषय प्रांतों को दिए गए, और जिस पर जो प्रांत और केंद्र दोनों में सम्मिलित नहीं थे उन पर डायरेक्ट गवर्नर जनरल का जो है वो अधिकार था। और फिर जो प्रांतीय विषय थे फिर उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक था रिजर्व्ड जो रक्षित विषय थे, और दूसरा जो था हस्तांतरित ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और इस तरह से जो रक्षित विषय थे उसके अंतर्गत जो था वे सारे जो थे रक्षित विषय जो थे डायरेक्टली जो थे सम्राट के अधीन, सम्राट के जो प्रशासक थे, जिस पर सम्राट पहले की तरह ही सम्राट के द्वारा नियुक्त जो सलाहकारी सदस्यों के अधीन हुआ करता था। लेकिन हस्तांतरित विषय जो है लोकप्रिय मंत्रियों जो इलेक्शन में चुनकर जो आते थे उनके द्वारा इसको किया जाता था, और इस तरह से इसको प्रांतों में लागू किया गया। तो ये हमारा था मॉन्टेग्यू का जो घोषणा थी जो 20 अगस्त 1917 को की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो एक उत्तरदायी शासन की ओर जो पहला कदम था। और उसमें 4 बातें जो कही गई थी कि हम लोग किस तरह से उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ेंगे, स्थापना कर सकते हैं, दूसरे बात उसको क्रमिक रूप में करेंगे, सारे दायित्व जो है पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन ही रहेंगे, निर्णय लेने की शक्ति बाद में धीरे करेंगे। और इन सभी को लागू करने के लिए जो था इन दोनों के गवर्नर यहाँ का जो वायसराय जो थे उस समय के चेस्टफोर्ड, तो वो और इनके संयुक्त रूप से इस जो घोषणा थी उसको एक रूप प्रदान किया गया, और जो है भारतीय शासन अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है। और उसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें बहुत सारे जो हैं चीज़ों के बारे में बताया गया, और उसमें घोषणा की गई कि जैसे कि प्रांतों को अधिक उत्तरदायी बनाया गया, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की को उसमें शामिल किया गया सदस्य संख्या में, प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया, केंद्र में अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित की गई, साथ ही साथ केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद तथा अधिक भारतीयों की नियुक्ति की गई, द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय लिया गया, साथ ही साथ भारत शासन
पर गृह सरकार का नियंत्रण स्थापित करने की बात की गई। भारत परिषद में परिवर्तन किया गया, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के लिए प्रयास किए गए, शक्ति विभाजन किया गया, निर्वाचित तथा मताधिकारों का विभाजन किया गया, नरेश मंडल की स्थापना की पर जोर दिया गया और कुछ संक्रमणकारी उपाय जो है वो बताए गए। तो इस तरह से 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय व्यवस्थापिका का विकास करके उसे अधिक प्रतिनिधित्वात्मक बनाया गया और उसे शासन पर प्रभाव डालने के लिए अधिक अवसर प्रदान किए गए थे। और केंद्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई, जिसे राज्य परिषद तथा विधानसभा कहते थे। और इस तरह से प्रांतों को जो है इस अधिनियम के द्वारा थोड़ा सा ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई, उसकी स्वायत्तता प्रदान की गई। और साथ ही साथ जो है प्रांतीय शासन के क्षेत्र में जो है कुछ अधिकार दिए गए, जिसके और उन सभी विषयों को जो है केंद्रीय विषय के रूप में जो केंद्रित विषय थे उनको बांटा गया, और राज्य से संबंधित जो विषय थे उनको विभाजन उसमें किया गया। और कुछ जो ऐसे विषय थे जो दोनों लिस्टों में शामिल नहीं थे तो उनको जो है उनका ऊपर जो गवर्नर जनरल के हाथों में उसको दी गई थी। और इस तरह से प्रांतों में भी जो प्रांतों को जो शक्तियाँ दी गई थी फिर उसको दोबारा दो भागों में बांट दिया गया था, रक्षित जो विषय थे और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे। तो इस तरह से दोनों को जो रिजर्व सब्जेक्ट थे और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उस आधार पर बांटा गया। और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उस पर डायरेक्टली जो था जो सम्राट था उसके सलाहकारी सदस्य जो होते थे वो उनके अधीन रहता था, और हस्तांतरित विषय जो होते थे वो यहाँ के जो लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन जो होते थे। तो इस तरह से 1919 के अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई। तो आज हम लोग इसको यहीं रहने देते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसी के अंतर्गत जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसमें उसको और डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे कि डायरकी जो सिस्टम थी जिसको 1919 के अधिनियम के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था, तो वो व्यवस्था क्या थी, उसमें किस तरह की व्यवस्था की गई थी। हमने तो शॉर्ट में उसको देखा है कि शासन की शक्तियों को विभाजन करके किया गया था, लेकिन इसकी चर्चा और हम लोग डिटेल में करेंगे कि कौन कौन सी शक्तियाँ इसमें दी गई थी, द्वैध शासन प्रणाली आखिर क्या थी, उसके उद्देश्य क्या थे, उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाना था, और उसके अंतर्गत उसकी असफलता या उसके दोष क्या थे, और फिर उसके महत्व की चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया हो। जो भी आपके प्रश्न आपके मन में हो, अगर कोई प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके उसको रखिए। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ताकि और भी बच्चे जो हैं इससे जुड़ सकें। और चूँकि आपके ये कोर्स से रिलेटेड है, यूजी के कोर्स से रिलेटेड है, तो ऐसे बच्चे जो काफ़ी दूर रहते हैं, जो जिनके पास किताबें नहीं हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है उस तरह के, तो आप लोग इससे जुड़िए और देखिए, सुनिए, और जो भी सब प्रश्न हो आप मुझसे जो है वो क्लास में जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसी के दूसरे भाग के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल।